हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं साइंस की सीरीज़, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर है हमारा बायोलॉजी का। अब तक जितने भी बायो के टॉपिक्स जो भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उस पे शॉर्ट नोट्स टाइप का हमने पढ़ लिया है। इसमें क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं होती है, अगर आपने उसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं किए तो कोई मतलब नहीं है नोट्स पे नोट्स पढ़ने का। ठीक है, तो मेरा हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट रहता है कि आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, और जितना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता है उतने ही हिसाब से आप लोग नोट्स उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर जो नोट्स हमारा प्रोवाइड किया जा रहा है इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस काम ये है कि जैसे अगर बायोलॉजी यहाँ ख़त्म भी हो जाती है तो आप के अपने लेवल पे बायोलॉजी तभी ख़त्म होगी जब आप लोग घटना चक्र के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको कहीं से मिलते हैं, या फिर अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है, तो उसके साइंस के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं कोशिश ये करिए कि उसको सॉल्व करते हुए चलिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में जानेंगे, पादप जगत के बारे में, जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही उनका जो प्रजनन प्रक्रिया होती है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं ये धूप की मदद से, सनलाइट की मदद से क्या करते हैं, जो अपना फूड होता है, जो अपना खाना होता है वो बनाते हैं, और खाद्य पदार्थ जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट की जो होती है ग्रोथ होती है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है किसकी मदद से, तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की मदद से, जो कि एक रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है उसकी तरह से एक्ट करता है, और फाइनली जो है प्लांट्स को एनर्जी मिलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। ज़्यादातर पौधे जो होते हैं, और एल्गी भी आता है उसमें, यानी कि शैवाल भी आता है, साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, ये सभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो इन सभी जीवों को ना सिर्फ ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, इनको फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें धूप की भी मदद ली जाती है इनके द्वारा। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये सभी जीव। ठीक है, ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, किससे बनता है ये कार्बोहाइड्रेट, बनता है किससे, तो कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर के मिलने से कार्बोहाइड्रेट यानी कि हमारा ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो है वो हमारे एनर्जी में कन्वर्ट होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो सौर ऊर्जा है वो भी जो रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है, उसमें बदलती है। ठीक है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि C6H2O। ठीक है, यहाँ पे 6 CO2 होता है, 12 H2 होता है। ठीक है, H2O यानी कि वाटर, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इनका आपस में एक रिएक्शन होता है। किसके प्रेजेंस में होता है, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और धूप की प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। उसके बाद ये बन जाते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। इसके साथ ही 6H2O कंपाउंड, वाटर जो है वो बाहर निकल आता है, और बाकी जो ऑक्सीजन है ये लॉस हो जाती है, यानी कि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन मिलती है किसके कारण, पेड़ों के कारण। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बन जाता है, और ये जो ग्लूकोज है ये परिवर्तित हो जाता है पौधों के एनर्जी में। ये प्रक्रिया पूरी प्रकाश संश्लेषण की। अभी यहाँ पे क्लोरोफिल दिया हुआ है, तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल ये हमारे प्लांट्स जो हैं उनके मीजोफिल टिश्यूज़ में होता है। तो मीजोफिल नामक जो ऊतक है उसमें पाया जाता है, और वहीं पे जो पत्ती होती है, पत्तियों के मीजोफिल टिश्यूज़ में ये पाया जाता है, और यहीं पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ होती है, तो पत्तियों में होती है, उनका जो तना होता है ग्रीन स्टेम उसमें होती है। अगर कोई भी ऐसा ग्रीन पार्ट होता है, उनके पूरे जो प्लांट होता है, प्लांट में जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं, जितने भी हरे पार्ट्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो होता है वहीं से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो जितने भी हरे पार्ट हैं प्लांट के, वो सभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं।
अभी कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं या फिर कुछ पौधे जो होते हैं वो आपको ऐसे दिखेंगे कि ये हरे रंग के नहीं हैं, ठीक है। तो उनके जो पत्तियां होती हैं वो कुछ लाल रंग की होती हैं या फिर वॉयलेट रंग की, पर्पल रंग की होती हैं। तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो उनमें एक पदार्थ पाया जाता है, एक केमिकल पाया जाता है जिनको एंथोसाइनिन कहा जाता है। एंथोसाइनिन, अब ये जो होता है ये लाल कलर का होता है, ठीक है। इसीलिए पत्तियां जो होती हैं वो लाल रंग की दिखती हैं, पर उनमें जो क्लोरोफिल होता है वो छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो हिडन क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो उसमें पाया जाता है, ग्रीन कलर का पाया जाता है, लेकिन एंथोसाइनिन के कारण वो छुपा हुआ हो जाता है, ठीक है। तो वो रेड कलर की पत्तियां होती हैं, पर वो अपना खाना जो है वो स्वयं बनाती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। कुछ ऐसे भी पादप पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया या फिर कुछ प्रकार के शैवाल। इन सभी में जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो या फिर ये लोग पैरासाइट की जैसे कार्य करते हैं, जिसमें ये अपना खाना जो है वो दूसरे से लेते हैं और स्वयं खाना नहीं पकाते हैं, या फिर ये सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब जो खाने खराब हो जाते हैं या फिर जो डेड या फिर डीकेइंग मैटर होता है, सड़ा हुआ पदार्थ होता है या फिर कुछ मरी हुई चीज़ होती है, उस पे भी कुछ पादप जम जाते हैं, जैसे कि मशरूम होते हैं, जंगली मशरूम। तो ये सब क्या करते हैं, ये सेप्रोफिटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरों पे निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। और यहाँ पे जिन लोगों में, जिन पौधों में क्लोरोफिल मौजूद होता है वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अभी क्लोरोफिल मौजूद होता है तो वो पत्ते हरे दिखते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें हरी पत्ती नहीं दिखाई देती है, कुछ और कलर की पत्ती दिखाई देती है, लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल जो होता है वो छुपा हुआ होता है। क्लोरोफिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट पाया जाता है जिसको मैग्नीशियम बोला जाता है। तो मैग्नीशियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट घटक है क्लोरोफिल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आयन या फिर मैग्नीशियम का एलिमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल जो होता है ये रेड, ब्लू, वायलेट, ये सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इनका अवशोषण करने के बाद सिर्फ एक हरी लाइट ऐसी होती है, ठीक है, सिर्फ ग्रीन लाइट होती है जिसका अवशोषण नहीं होता है। ये इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है जब भी हरे रंग की लाइट आती है, इसीलिए ये हरा रंग का दिखता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये फिजिक्स का पार्ट है, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी कलर का दिख रहा है, इसका मतलब उसने सभी रंग, जो 7 रंग होते हैं, इनमें से सभी रंगों का अवशोषण कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। सिर्फ जिस रंग का वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, बस वही रंग एक बचा है जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमारा क्लोरोफिल ग्रीन कलर का दिखता है, इसलिए उसने सभी रंग जो है, हरे को छोड़ के सभी रंग का अवशोषण कर लिया है, सिर्फ हरा रंग जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। तो रेड का, ब्लू का, वायलेट का, ये सभी रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है, ठीक है। रेड कलर जिसका वेवलेंथ लगभग 665 नैनोमीटर है, ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद ब्लू लाइट आती है जो कि सेकंड नंबर पे है, सेकंड सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होने वाली लाइट है क्लोरोफिल के अंदर। और सबसे ज़्यादा अगर प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो मैक्सिमम रेट फोटोसिंथेसिस का रेड कलर की लाइट में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर लाल रंग की रोशनी में पेड़ को रखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिला है। अभी फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम धूप में, कम इंटेंसिटी की लाइट में भी ये बहुत धीरे रेट में हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम है, अगर रोशनी कम है, तो फोटोसिंथेसिस का दर जो होता है, रेट जो होता है वो कम होता है, लेकिन होता है, ठीक है। तो इवन इफ लाइट इज़ नॉट देयर, फोटोसिंथेसिस थोड़ा थोड़ा सा होता है। होता क्या है, प्रक्रिया ये नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है। होता ये है कि स्टोमेटा नाम की कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है हमारी पत्तियों पे। तो हमारी पत्ती में स्टोमेटा पाया जाता है जो कि क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्योंकि लाइट अगर कम होती है, अगर लाइट कम होती है तो स्टोमेटा जो है वो थोड़ा कम खुलते हैं, ठीक है, पूरा नहीं खुलते हैं। तो स्टोमेटा के कम खुलने की वजह से
कम CO2 जाता है, कम CO2 की एंट्री होती है, और कम CO2 की एंट्री होती है तो हमारे जो दर है, प्रकाश संश्लेषण की दर है, ये कम हो जाती है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया है कि क्योंकि लाइट की कमी होती है, तो लाइट की जब कमी होती है तो प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है वो उसमें कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि स्टोमेटा जो होता है वो कम खुलता है और CO2 जो है वो कम अवशोषित हो पाता है। नेक्स्ट है प्लांट न्यूट्रिशन, जिसको पादप पोषण तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे पोषण तत्व होते हैं जो कि पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वृहत पोषण तत्व या फिर सूक्ष्म पोषण तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। पौधों को लगभग 9 प्रकार के वृहत पोषण तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और लगभग 8 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अपने लाइफ के लिए। ठीक है, जिनमें क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत है उसको वृहत पोषण तत्व कहा जाएगा, और सूक्ष्म यानी कि कम उसकी ज़रूरत है, कम स्मॉल एलिमेंट्स में रिक्वायर्ड होता है वो, तो उसको सूक्ष्म कहा जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं उनको हम लोग कहेंगे वृहत पोषण तत्व। ठीक है, 9 प्रकार के होते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो कार्बनिक तत्व हैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो हैं, बाकी 3 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्गेनिक में आते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को। सबसे पहले याद कर सकते हैं हम कार्बन, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये तो दोनों ही ज़रूरत है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस में हमें ज़रूरत है कार्बन की, ऑक्सीजन की, साथ ही हाइड्रोजन की, क्योंकि पानी हमें चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O के बीच में रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे CO और H ये तीनों एलिमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन हमारे प्लांट्स को यूज़ करने के लिए कुछ बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है जो कि इन नाइट्रोजन्स को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करते हैं और प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये तीनों याद कर लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, बाकी COH जो है वो आपको याद हो गया होगा। इसके बाद 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और होते हैं जो कि कार्बनिक नहीं होते हैं, जिसमें आता है आपका पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, तो पूरा हो गया COH, NSP, KCAMG। ठीक है, ये सभी 9 प्रकार के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो वो सभी एलिमेंट्स जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है प्लांट्स को, लेकिन ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मात्रा कम है लेकिन ज़रूरी होते हैं, ऐसे को हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषण तत्व। इनमें 8 प्रकार के सूक्ष्म पोषण तत्व आते हैं। एक है आयरन, क्लोरीन, फिर कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, बोरॉन है और निकल है। ठीक है, तो ये सभी जो 8 प्रकार के हैं इनको भी याद रखिए क्योंकि इस पर भी प्रश्न बनते हैं। Fe हो गया, Cl हो गया, Cu हो गया, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, उसके बाद बोरॉन और निकल। ठीक है, ये 8 प्रकार के सूक्ष्म पोषण तत्व जो हैं ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वास्कुलर सिस्टम, जिसको संवहनी प्रणाली कहा जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम लोग पानी देते हैं या फिर जब जो पत्तियां होती हैं वो खाना अपना पकाती हैं, तो जो खाना बन रहा है या फिर जो पानी मिल रहा है उनको, जड़ों को, ये किस तरह से पूरे पेड़ में संचालित होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक पेड़ है या फिर एक पौधा है, इसके ये कुछ जड़ें हैं। ठीक है, जड़ें हैं और ये इनकी पत्तियां हैं। ठीक है, इस तरह से एक पौधा है। तो एक तरफ अगर खाना बनता है, यहाँ पे अगर फूड है और रूट्स के पास वाटर है, तो ये किस तरह से पूरे पौधे तक पहुँचेगा, ये जो संचरण सिस्टम होता है, संवहन होता है, ये किस तरह से होता है, इसके लिए 2 कारण होते हैं। एक होता है जाइलम, ऊतक, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, हिंदी में भी यही कहा जाएगा इसको। तो जाइलम क्या है? जाइलम एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, ये एक ऐसा ऊतक है जो कि जल संवाहक है। तो यहाँ पे पानी जो है पहुँचाने का कार्य जड़ों से
पत्तियों तक या फिर किसी और जगह से पूरे पेड़ तक। ये पूरा जो कार्य होता है जल के संवहन का कार्य, ये जाइलम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जाइलम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, तो ये पत्तियों से, पत्तियां जो खाना बनाती हैं, पत्तियों के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाता है, ये पूरे पौधे तक पहुंचाने का कार्य जो है, पौधे तक पहुंचाने का कार्य ये फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये रूट्स तक और इसका जो तना है यहाँ तक जो खाना पहुंचाया जाता है, एनर्जी पहुंचाई जाती है, ये फ्लोएम का कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दो तरह के संवहनी प्रणाली जो सिस्टम होते हैं, दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं यहाँ पे, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑपोजिट करके, रिवर्स करके पूछा जाता है कि जाइलम जो है वो फूड पहुँचाता है और फ्लोएम जो है वो पानी पहुँचाता है। इस तरह से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपको पता होना चाहिए कि जाइलम से आप लोग याद कर सकते हैं वाटर, और फ्लोएम, और फ्लोएम बोलते समय एफ आ रहा है। ठीक है, फ्लोएम इस तरह से बोल रहे हैं तो एफ से हो जाएगा फूड। ठीक है, याद करने का तरीका है, जिस भी तरह से आपको याद हो जाए, बस याद होना चाहिए कि जाइलम है वाटर और फ्लोएम है फूड। उसके बाद आते हैं प्लांट्स के हार्मोन। ठीक है, तो पादप के कुछ प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उनके बढ़ने में सहायता करते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो उनके विकास में बाधक होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही प्रकार के हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाम पूछे जाते हैं, स्पेशली हार्मोन्स के नाम पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको नाम पता होने चाहिए। हर प्लांट का जो सेल होता है, ठीक है, प्लांट के जितने भी सेल होते हैं वो सभी हार्मोन्स पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ स्पेसिफिक एरिया है, जैसे कि हमारा ब्रेन, तो ब्रेन में हमारा पिट्यूटरी है, पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, सिर्फ यहीं से उस प्रकार के हार्मोन्स निकल रहे हैं। लेकिन पौधों के केस में ऐसा नहीं होता है। हर एक सेल, हर एक कोशिका जो है वो हार्मोन्स को पैदा करती है। तो दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर यानी कि विकास में सहायक होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि विकास में बाधक होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो सभी हार्मोन्स जो कि विकास में सहायक होते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। किस तरह की ग्रोथ होती है, तो कोई भी पौधा है, ये इस तरह का पौधा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी पत्तियाँ निकली हुई हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इसके जड़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पौधा है, इसको एक ग्रोथ तो इसकी लंबाई है। ठीक है, ये लंबा होगा, दूसरा ये चौड़ा होगा। ठीक है, तो दो प्रकार से इसका विकास होता है, एक तो इसका लंबाई बढ़ेगी और दूसरी इसकी चौड़ाई, यानी इसका जो तना है, जो तना वाला हिस्सा है वो थोड़ा चौड़ा होगा। ठीक है, अब ये दो तरह के विकास हो सकते हैं। तीन तरह के हार्मोन्स होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, एक है ऑक्सिन, एक है जिब्रेलिन और तीसरा है हमारा साइटोकिनिन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन। अब ये तीनों ही हार्मोन ऐसे हैं जो कि विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नाम याद रखिएगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन। अब विकास किस तरह से करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन हार्मोन जो है, ये पौधों द्वारा, ऑक्सिन का कार्य ये होता है कि ये सेल का डिवीजन को सहायता करता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल का डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन को प्रमोट करता है। होता क्या है कि इससे लंबाई बढ़ती है, साथ ही अगर जो हमारा तना है ये भी बढ़ता है और हमारे जो रूट्स है इनमें भी बढ़ोतरी होती है। कैसे होती है? सेल के डिवीजन की वजह से होती है। होता क्या है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर पौधा सीधा होता है पर जहाँ सन की रोशनी ज़्यादा आती है उधर की तरफ धीरे धीरे उसमें झुकाव देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको कोशिश करिएगा कि खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक किसी गमले में किसी पौधे को लगाइए और अगर आपने उसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ से सूर्य की रोशनी उसको मिल रही है तो वो उधर की तरफ ही झुकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो झुकाव है ये इस तरफ पे इसका सेल डिवीजन ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे झुकना शुरू हो गया। इसका कारण क्या होता है? ऑक्सिन होता है। ठीक है, तो ऑक्सिन ने इसकी लंबाई तो बढ़ाई है, साथ ही में इसका जो तना है वो थोड़ा सा इलास्टिक हो गया है। ठीक है, थोड़ा ये इधर की तरफ फैल रहा है या फिर इधर की तरफ झुकाव देखने को मिल रहा है, ये ऑक्सिन के कारण होता है। एक और प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने अगर रोज़ का, गुलाब का पौधा लगाया होगा तो कभी कभी हम लोग उसको ग्राफ्टिंग टेक्निक से लगाते हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि उसका जो स्टेम होता है उसको काट लिया जाता है और इस तरह से टेढ़ा करके काटा जाता है और फिर मिट्टी में लगा दिया जाता है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि यहाँ से इस तने से ही
कुछ इस तरह से रूट निकल जाती है और एक गुलाब का पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये जो रूट निकलने का प्रोसेस है, ये ऑक्सिन के कारण होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सिन में एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सिलरी जो बड होती हैं उनका ग्रोथ बंद हो जाता है। कि जैसे अगर आप आलू काफ़ी समय तक छोड़ देते हैं, रख देते हैं, काफ़ी टाइम तक स्टोर करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसे ऐसे उसमें से जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आलू का जमना जो शुरू हो जाता है, इस तरह से आलू का जमना जो होता है, इसको रोकने के लिए सहायक होता है, रोकने के लिए सहायक होता है। याद रखिएगा, ये रिटार्ड करता है इसको, ये जो ग्रोथ है इसको बंद करता है या स्टॉप करता है। ठीक है, इसीलिए कोल्ड स्टोरेज में ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि ऑक्सिन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो प्रमोट क्या करता है, लंबाई के साथ साथ थोड़ी इलास्टिसिटी प्रदान करता है जो तना होता है उसको। इसके साथ ही अगर ग्राफ्टिंग टेक्निक से जो स्टेम काट के रोज़ के पौधे लगाए जाते हैं, गुलाब के पौधे लगाए जाते हैं, या और भी जो पौधे लगाए जाते हैं जिसमें हम तने को काटते हैं और वहाँ से जो रूट्स होती हैं वो निकल जाती हैं, ऐसा जब भी प्रोसेस होता है तो वो ग्राफ्टिंग कहलाता है। और ग्राफ्टिंग में क्या मदद, कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो ऑक्सिन मदद करता है। ठीक है, क्या नहीं करता है ये, तो ये स्टॉप करता है जो सेकेंडरी बड निकलती हैं। तो एक तरह से जो कली निकलने का प्रोसेस होता है या फिर जो आलू के जमने का प्रोसेस होता है, उसको रोकने में मदद करता है ऑक्सिन हार्मोन। तो वो सभी पौधे या वो सभी जो फल होते हैं जिनमें बीज नहीं होता, अब बिना बीज के अगर पौधे को लगाना है तो वो ऑक्सिन के कारण ही लगेगा। ठीक है, तो ऑक्सिन सहायक होता है उन सभी पौधों को लगाने में जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कोल्ड स्टोरेज में ऑक्सिन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आलू को जमने से रोकता है। नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है इसके भी कई सारे कार्य होते हैं, जैसे कि तने को जो चौड़ाई मिलती है वो जिब्रेलिन के कारण मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से चौड़ाई जो है ये जिब्रेलिन के कारण होती है। साथ ही अगर आप कोई बीज बोते हैं, ठीक है, अगर बीज बोते हैं तो इसमें इस तरह से पौधे का निकलना और बीज का ऊपर की तरफ बढ़ते रहना, जब पौधा बढ़ता जाता है, मतलब ये जो रूट सिस्टम बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है। ठीक है, रूट भी बढ़ रहा है और शूट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ इसका रूट्स भी बढ़ रहे हैं और ऊपर की तरफ इसका जो स्टेम है, जो तना है, वो भी बनता जा रहा है। ये जिब्रेलिन के कारण होता है। ठीक है, तो सीड्स का जर्मिनेशन जो है ये जिब्रेलिन के कारण होता है। इसके साथ ही कलियों का बनना और फूल का खिलना, ठीक है, तो फ्लावरिंग जो होती है ये भी जिब्रेलिन के कारण होती है। ठीक है, कली का बनना और फूल का खिलना जिब्रेलिन के कारण होता है, याद रखिएगा इसको। साथ ही जो हमारा रूट्स होते हैं इनका डेवलपमेंट भी जिब्रेलिन के कारण होता है। नेक्स्ट होता है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो होता है ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो सेल के डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो कोशिकाओं का जो डिवीजन होता है उसको प्रमोट करता है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का इस्तेमाल सेल डिवीजन में किया जाता है। इसके साथ ही काफ़ी दिनों तक फूलों को फ्रेश रखने के लिए साइटोकिनिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि विकास में बाधक होते हैं, तो उनको ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है। ऐसे हार्मोन जो कि विकास में बाधक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सिसिक एसिड और एक होता है इथाइलिन। ठीक है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए नाम याद रखें। एब्सिसिक एसिड होता है और इथाइलिन होता है। पहला होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये कलियों को खिलने से रोकता है, साथ ही जो बीज होते हैं इनको ग्रो करने से रोकता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो होता है ये पत्तियों के जो झरने का प्रोसेस होता है, जो पत्तियां एक समय बाद सूख जाती हैं, वो भी एब्सिसिक एसिड के ही कारण होता है। इसके साथ ही जो सीड से जो पौधा बनता है इसमें रोकते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिस तरह से बीज के विकास को रोका जाता है ये एब्सिसिक एसिड के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी कार्य भी एब्सिसिक एसिड के द्वारा किया जाता है। जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो जितना कार्य करता है उसका रिवर्स कार्य, उसका उल्टा कार्य जो है वो एब्सिसिक एसिड के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको एंटी जिब्रेलिन कहा जाता है। ठीक है, एंटी जिब्रेलिन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो कुछ ऐसे पौधे जिनमें हमें चाहिए कि जो फ्रूट्स हैं, जो उसमें फल लगे हुए हैं, वो ज़्यादा दिनों तक लगे रहें। ठीक है, तो ज़्यादा दिनों तक कब लगे रहेंगे, जब उनका ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पेड़ है उसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं,
ठीक है। अब एक साथ उतने फलों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा कि हम लोग फलों के जो ग्रोथ है, जो विकास है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। रोकने की कोशिश कैसे की जाएगी? तो हम लोग एक स्प्रे करेंगे, एक केमिकल स्प्रे करेंगे जो कि एब्सिसिक एसिड होगा, और जिससे ये जो फल हैं इनके पकने का जो दर है वो कम हो जाएगा और ये ज़्यादा समय तक पेड़ पे लगे रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा समय तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट आता है इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? सबसे पहली बात कि ये गैसियस अवस्था में है, जो कि पादप का हार्मोन है लेकिन गैसियस अवस्था में है। ये दो तरह से कार्य करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहला, ये गैसियस हार्मोन है, गैस की अवस्था में रहता है। दूसरा, ये दो तरह से कार्य करता है। ये प्लांट के जो विकास में मदद भी करता है, साथ ही प्लांट के ग्रोथ में बाधक भी होता है। ठीक है, किस तरह से बाधक होता है ये देखते हैं और किस तरह से ग्रोथ करता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले इथाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है फलों के पकने के लिए। ठीक है, अगर आप कुछ भी कोई फल रहता है कोल्ड स्टोरेज में, अगर कोई फल रखा जाता है तो उसको पकने की अवस्था में अगर उसको एटमॉस्फेयर देना है जिसमें उसको पकाना है, तो हम लोग इथाइलिन गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इथाइलिन गैस जो होती है ये रेस्पिरेशन रेट को, जो श्वसन क्रिया की जाती है फलों के द्वारा, इसको बढ़ा देता है, जिसके वजह से फल जो हैं वो जल्दी पक जाते हैं। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में ये मदद करता है इथाइलिन। इसके साथ ही जो स्टेम की और रूट की, जड़ की और तने की जो ग्रोथ होती है उसको रोकने में मदद करता है। ठीक है, उसको बढ़ने से रोकता है इथाइलिन, इसीलिए विकास में बाधक होता है। इथाइलिन का एक और कार्य होता है, इथाइलिन जो होता है उसकी वजह से जो पेड़ों की लंबाई होती है वो बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो होती है ये बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये भी इथाइलिन के कारण ही होता है। इसका जो विकास होता है ये इलोंगेशन नहीं होता है, लंबाई नहीं बढ़ती है, बल्कि रेडियल ग्रोथ होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है उसमें विकास देखने को मिलता है इथाइलिन के द्वारा। इसके साथ ही पत्तों का या फूलों का एक तरह से सूखना और झरना, ये भी जो है इथाइलिन के द्वारा होता है, इसलिए ये विकास में बाधक भी होता है। नेक्स्ट है प्लांट रिप्रोडक्शन। पौधों का जो प्रजनन प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दो प्रक्रिया होती है, एक होता है लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों ही प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सबसे पहला होता है तने को काट के, अगर हम एक तने को काट के, स्टेम कटिंग कहते हैं इसको, तो एक तने को काट के अगर हम दूसरी जगह मिट्टी में लगा देते हैं तो वहाँ पे जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो अपने आप ग्रो करने लगती हैं। ठीक है, जैसे कि होता है गुलाब के पौधे में। इसको क्या कहा जाता है? इस तकनीक को कहा जाता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, किस तरह से होता है? तो स्टेम को कट करके होता है और ये एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लेयरिंग। ठीक है, तो लेयरिंग के माध्यम से जो कायिक प्रवर्धन प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। जो गेंदे का पौधा होता है वो कुछ इस तरह से ग्रो करता है, और अगर इसका जो तना होता है वो कुछ इस तरह से मिट्टी में आ जाए, ठीक है, तो मिट्टी से जब ये निकलता है तो दूसरा एक पौधा बन के तैयार हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और इसमें क्या हो रहा है? लेयरिंग के माध्यम से हो रहा है। मिट्टी की लेयर जो है वो जमा हो जा रही है, इसके बाद फिर यहाँ से एक तना निकलेगा और इस तरह से मिट्टी में चला जाएगा और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पौधे से लगभग 3 पौधे तैयार हो गए हैं। ये प्रक्रिया क्या है? तो तने से हो रही है, लेयरिंग के माध्यम से हो रही है, मिट्टी की एक लेयर उसके ऊपर आ जा रही है, तो इसको कहा जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब भी ऐसा प्रोसेस होता है तो इसको ये प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, होता कहाँ है? तो स्ट्रॉबेरी में होता है, जैस्मीन के पौधे में होता है, साथ ही मैंने गेंदे का एग्जाम्पल दिया, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एक जो फ्लावर होता है, जो एक फूल होता है, उसी में दोनों ही चीज़ें पाई जाती है। उसमें एक 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर, और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। तो दोनों ही फूल में पाया जाता है। डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम है एक फूल का ये हरा वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ग्रीन रंग से दिखा देती हूँ। ये हरा वाला हिस्सा है। ठीक है, ये हरा हिस्सा है, इसको कहा जाएगा पुष्पवृत्त, या फिर ये है हमारा सेपल जिसको बाह्य दल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा थैलेमस और ये हो जाएगा सेपल। ठीक है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। कार्य कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? तो ये है हमारा जो कार्पल वाला हिस्सा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम लोग कार्पल वाला हिस्सा कहेंगे। 3 होते हैं इसमें, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। ठीक है,
तो ओवरी हो जाएगा हमारा अंडाशय, स्टाइल हो जाएगा हमारा वर्तिका और स्टिग्मा। ठीक है, ये सभी पार्ट जो हैं कहाँ पे हैं, तो ये सेंटर में है। ये सेंटर वाला हिस्सा जो है, ये सेंटर वाला हिस्सा, ये हमारा अंडाशय ओवरी, देन है ये जो तने जैसा हिस्सा है बीच का, ये है स्टाइल, और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है स्टिग्मा। ठीक है, तो ये सभी हिस्सा क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये जो है ये इसका है स्टेमन, जिसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट पुष्प तंतु होता है, एक होता है एंथर पराग कोश। ठीक है, तो पराग कोश कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे इस तरह से पराग पाए जाते हैं, यानी कि हमारा पोलन ग्रेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, पोलन ग्रेन्स ये सबने देखा होगा। अगर आप कोई भी फूल, स्पेशली अगर मैं सरसों के फूल की बात करती हूँ, तो अगर आप हाथ में लेते हैं तो कुछ ये उसका पीला हिस्सा जो होता है वो डस्ट जैसा हाथ में लग जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। इसमें ये सहायक होते हैं फर्टिलाइजेशन में, और जो मधुमक्खी होती है या फिर किसी प्रकार के जो कीड़े होते हैं वो अपने अगर फूलों पे वो विचरण करते हैं तो उनके पैरों में लग जाते हैं, हाथों में लग जाते हैं, और फिर वो जब दूसरे पुष्प पे जाते हैं तो वहाँ पे वो फीमेल हिस्से पे जाते हैं तो वहाँ पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होता है और वहाँ पे नया फूल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। इस तरह से जो फूलों का रिप्रोडक्शन है या प्रोडक्शन है वो चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पराग कोश हो जाएगा जिसको एंथर कहेंगे, और जब ये कनेक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, मतलब इसका जो तना है इसको हम लोग कहेंगे फिलामेंट। ठीक है, तो ये फिलामेंट हो गया, और इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ये है पराग कोश, इसको हम लोग एंथर कहते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद होता है पेटल्स, यानी कि पंखुड़ी आती है। पंखुड़ी का कार्य कुछ नहीं है, प्रजनन में कोई कार्य नहीं होता है, ये बस अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं कि जो भी मधुमक्खी या फिर बटरफ्लाई तितलियाँ जो हैं वो जब विचरण करती हैं तो उनको जब रंगीन पौधे दिखते हैं, रंगीन जब फूल दिखते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो वहाँ जाके बैठती हैं और इस तरह से जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो चलता रहता है। ठीक है, ये है अंडकोशिका जिसको ओव्यूल कहा जाएगा। ठीक है, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ओव्यूल, उसके बाद ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ठीक है, ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और जो पुंकेसर है यानी कि हमारा स्टेमन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट होता है, एंथर होता है, पुष्प तंतु और एंथर। याद रखिएगा, सभी नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे स्टेमन, फिलामेंट, एंथर एक प्रकार का हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये सभी फीमेल हो गए, ओव्यूल भी। ठीक है, ये सभी फीमेल हो गए। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हेल्प करते हैं वो होते हैं पेटल्स, उसकी पंखुड़ी होती है, बाकी होता है उसको सपोर्ट करने के लिए बाह्य दल होता है, और साथ ही पुष्पवृत्त होता है। ठीक है, ये सभी क्या है, सपोर्ट करते हैं फ्लावर्स को। अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना ही याद करना है, बाकी ज़्यादा डिटेलिंग में ज़रूरत नहीं है जानने की, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है रादर देन कि हमें साइंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बस नाम आपको पता होना चाहिए, उसका फंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोग एवं उपचार, डिजीज़ेज़ और उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, जिसमें सबसे पहला सेक्शन आता है वायरल डिजीज़ का। ठीक है, विषाणु जनित रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूछा क्या जाता है, तो पर्टिकुलर रोग का नाम पूछा जाएगा कि क्या ये विषाणु से होता है या बैक्टीरियल है या फिर पैरासिटिक है या फंगस है। इस तरह से डिवीजन किए गए हैं डिफरेंट रोगों के। उसमें पूछा जाता है कि ये इससे होता है कि किससे होता है। ठीक है, क्या फैक्टर है उसका। इसके साथ ही पूछा जाता है कि इसका जो इससे संबंधित वायरस है वो कौन सा है। ठीक है, तो वायरस से पूछा जाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में यहाँ पे रोग लिखे हुए हैं, कुछ वायरस के नाम लिखे गए हैं। जैसे कि सामान्य अगर जुकाम की बात की जाए, कॉमन कोल्ड जो होता है ये राइनो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट आता है चेचक, चिकन पॉक्स कहा जाता है, ये चिकन पॉक्स का अपना वायरस होता है, उसके कारण होता है। फिर आता है रेबीज़, रेबीज़ जो है ये रेबीज़ लाइसा वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस, लिवर से संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी 3 तरह के वायरस होते हैं, इनके कारण होता है। खसरा जो है वो रुबेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट आता है पोलियो, पोलियो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है आरएनए वायरस के द्वारा होता है या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस होता है इसका। फिर आता है इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है। ठीक है, फिर आता है मम्प्स, मम्प्स जो है वो पैरा
माइक्सो वायरस जो है इसके कारण होता है। तो ये सभी वायरस और इनसे संबंधित रोग दिए हुए हैं। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। होता क्या है कि प्रॉब्लम आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे कि रेबीज़ जो है वो किस प्रकार की बीमारी है, क्या इसका जो वाहक होता है, जो वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, विषाणु होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, या फिर पैरासाइट होता है, या फंगस होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रेबीज़ जो है ये एक वायरल डिजीज़ है। किसके कारण होता है? तो रेबीज़ लाइसा वायरस के कारण होता है। फिर कुछ और हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स इसका हो जाएगा वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है हमारा डेंगू का जो फीवर होता है ये भी वायरस के कारण होता है, और इसके साथ ही एक और बीमारी है जो कि मच्छरों के कारण होती है, चिकनगुनिया। ये भी वायरल डिजीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों ही वायरल डिजीज़ है, नाम याद रखिएगा। स्मॉल पॉक्स जो है वो इंडिया से इरेडिकेट हो गया है, इसका उन्मूलन कर दिया गया है 1977 से। अभी ये इरेडिकेट कर दिया गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको भी याद रखिए। फिर आता है बाकी जितने भी बीमारी हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये टेबल याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे खसरा जो है ये मीज़ल्स है। ठीक है, इसका नाम जो है ये मीज़ल्स है, जो कि रुबेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है वो सभी बीमारी जो कि बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इसको टेबल के माध्यम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेशली हमें जो पढ़ना है वो है रोग और उसका जो संबंधित बैक्टीरिया है उसका नाम पता होना चाहिए। किस एरिया में अफेक्ट करता है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप लोग याद कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कॉलरा जो है ये विब्रियो कॉलरे नामक एक बैक्टीरिया है, इसके कारण होता है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया याद रखिएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट है प्लेग, जो कि इस नाम के वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, इसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। फिर है लेप्रेसी, जो कि स्किन की बीमारी होती है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फिर निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया है, इसके कारण होता है। निमोनिया में हमारा जो लंग्स होता है इसमें इफेक्ट होता है। फिर आता है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, टाइफाइड जो है। फिर है डिप्थेरिया जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, फिर कुछ और भी रोग दिए हुए हैं, जैसे कि जो काली खांसी होती है, वूपिंग कफ, जिसको पर्टूसिस नामक रोग कहा जाता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये बॉर्डेटेला पर्टूसिस के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है टिटनस, जिसको लॉक जॉ भी कहा जाता है। ठीक है, तो टिटनस जो बीमारी है बैक्टीरियल डिजीज़ है, कॉस्ट्रियम टिटनी के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसको हिंदी में धनुष टंकार कहा जाता है, ये टिटनस का रोग होता है। नेक्स्ट आता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा बैक्टीरियल रोग है, इसके द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद जो हड्डियों का बुखार होता है रूमेटिक फीवर कहा जाता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस पाइगोजेनस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सभी रोग जो हैं बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। कौन सा एरिया इफेक्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो ऑलरेडी आपको पता है। जैसे टीबी जो है उसमें क्या होता है कि हमारा लंग्स अफेक्ट होता है, खांसी आती है। ठीक है, ज़्यादातर अफेक्टेड होता है हमारा लंग्स। ठीक है, और भी प्रकार की टीबी होती है, बट मेन जो एरिया अफेक्टेड होता है वो यही होता है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जैसे कि काली खांसी के बारे में मैंने आपको बताया, डिप्थेरिया के बारे में जान सकते हैं, हमारा नाक और गला जो होता है इससे संबंधित रोग होता है। तो ये सभी क्या है, बैक्टीरियल रोग है। बैक्टीरिया का नाम पता होना चाहिए और रोग का नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फंगल डिजीज़, तो वो सभी चीज़ें जो फंगस से होती हैं। तो सबसे पहला आता है जो गंजापन होता है, बाल्डनेस होता है, ये फंगस से होता है। एथलीट फूट नामक बीमारी होती है, अस्थमा होता है, और साथ ही जो स्किन के जितने भी रोग होते हैं, जो भी रोग होते हैं स्किन से संबंधित, वो सभी फंगल डिजीज़ में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी बीमारी के नाम लिखे हुए हैं, ये सभी क्या है, फंगल डिजीज़ हैं। फिर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि परजीवी के कारण होती है, पैरासिटिक डिजीजेज होती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
फिर आता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस नामक जो रोग होता है ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बिन्स के द्वारा होता है। इसके बाद आता है कालाजार, इंपॉर्टेंट है ये कालाजार, ये लिशमेनिया पैरासाइट के द्वारा होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। जो हमारे दांतों में येलो लेयर बन जाती है जिसको हम लोग पायरिया कहते हैं, ये भी एक तरह का पैरासिटिक डिजीज़ है। ठीक है, तो येलो टीथ जो होते हैं ये भी पैरासाइट के कारण होते हैं। यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का बायोलॉजी का लेक्चर। अभी आपका काम बस इतना है कि जितने भी घटना चक्र के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करिए। जो भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज अगर कर रहे हो तो साइंस के जो भी क्वेश्चंस हैं इसी पे बेस्ड वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये नोट्स जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ अगर आप चाहें तो अपने शॉर्ट नोट्स की तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी आपकी वीकनेस है वो आपको पता होगा कि जो चीज़ आपको याद नहीं हो पा रही है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं अभी, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कोशिश ये करिए कि सब कुछ याद करने की कोशिश करिए। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, तो कोशिश ये करिए कि उसे 45 मिनट्स में या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा समय देकर लेक्चर को थोड़ा रिवाइंड करके कोशिश करिए कि लेक्चर के साथ ही चीज़ें याद होती रहे। ठीक है, तो इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। उसमें साइंस के सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फिजिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, केमिस्ट्री ख़त्म हो गया है और अभी आज बायो भी आपका कंप्लीट हो जा रहा है। जो भी आपको 108 दिन की सीरीज़, 108 दिन तो रही नहीं थी, अभी एक्सटेंड हो गई थी ये, क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था, कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था या जो भी प्रॉब्लम्स के साथ साथ अभी आपकी सीरीज़ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। जो भी टॉपिक्स अभी आपके बचे हैं तो नई सीरीज़ जो है वो आपकी स्टार्ट हो गई है ऑलमोस्ट, जिसको हम लोग श्योर शॉर्ट सीरीज़ कह रहे हैं। इसमें आपको जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके एग्ज़ाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, उसको टू द पॉइंट आपको शॉर्ट में ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा आपका, और इसमें आपको बताया जाएगा। और 1 से 2 प्रश्न अभी इसका नाम जो है श्योर शॉर्ट रखा गया, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके 1 से 2 प्रश्न जो हैं वो हर एक टॉपिक जो आप देखेंगे उससे ज़रूर से आता है। ठीक है, तो प्रॉपर एक्सपर्ट के द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है, जिसमें आपको पता चलेगा एक लेक्चर सीरीज़ जो आपकी आने वाली है करंट में, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा जो खनिज पदार्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं। इंडिया की बात की जाए तो स्पेसिफिक लोकेशन के साथ, इसके साथ ही वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो श्योर शॉर्ट सीरीज़ है, इसके साथ ही आपको ये सारे लेक्चर सीरीज़ जो कंप्लीट हो चुकी हैं मैनेज करके चलिए। ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा कोशिश करिए कि ज़्यादा टाइम आपका लेक्चर में जाए, और इसके साथ आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती रहे। ठीक है, अभी आपको आज ही के लेक्चर में सर ने एक वीडियो बनाया जिसमें आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है लास्ट 34 दिनों में क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो फॉलो करिए, वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा, फॉलो करिए जो भी सर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और बाकी आपको जो लगता हो उस तरह से जिससे भी आपकी प्रिपरेशन, बिकॉज हर इंसान की प्रिपरेशन जो होती है वो अपने अकॉर्डिंग होती है, तो आपको जो सूट करता हो उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन रखिए, कंटिन्यू में रखिए, और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।